हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी। ठीक है, जो क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी है उसके हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। और जो मैंने ये क्वेश्चंस लिया है ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो आप लोगों का दिसंबर 2022 का ऑनलाइन पेपर हुआ था। ये पेपर शिफ्ट में हुआ था, इसलिए फरवरी तक एग्जाम चला था। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी वाला पार्ट जो प्रीवियस ईयर का डिस्कस करूंगी वो 1 फरवरी 2023 का। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो तैयार होते हुए चल रहा है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है मैं छठा करवा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों शामिल है। ये मैंने ऐसे ही स्टार्ट नहीं करवा दिया, पहले मैं आप लोगों को मैंने पूरा ज्योग्राफी, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता होगा। इसके नोट्स जो है मैंने पूरा आप लोगों को एकदम टू दी पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स नहीं मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो इसके नोट्स हैं एकदम उसी तरीके से, हाईलाइटेड नोट्स हैं उसको उसी तरीके से पढ़िएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है तो जरूरी है कि आप एनसीईआरटी फोकस करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करके अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की मदद करूंगी। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आप लोगों को तैयार मतलब कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करते समय किस तरीके से जो है ध्यान रखना है। कई लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं ना प्रीवियस ईयर की तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब कि उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखना है, जिससे कि आप लोगों को अगर वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। तो इसी तरीके से जो है मैंने एक कोशिश की है शुरू की, इस तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊँ और इससे आप लोगों को, जो भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते, उनको एक मदद मिल सके। तो अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है, आप चाहते हैं कि अपना जो सीटेट है इस बार जो है क्लियर कर ले, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि यहाँ पर केवल मैं ज्योग्राफी का ही नहीं, हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर वाइज। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की क्लासेस अलग चल रही हैं, प्रैक्टिस की अलग चल रही हैं। साथ ही आपकी सिविक्स बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट करवाऊंगी और इसके साथ ही आपकी सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चल रही है। 1 by 1 करके पूरी क्लासेस जो है ऐसे ही स्टार्ट मतलब हो रही हैं। अगर आप लोग एक सही तरीके से, देखिए पढ़ते सब लोग हैं लेकिन ज़रूरी है कि आप जो भी कुछ पढ़ लें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ें। ठीक है, मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, बाकी आप लोग जो है कहीं से भी पढ़े, बस मैं यही कहती हूँ कि आप लोग जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। मतलब कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये नहीं कि बस ऐसे ही सब कुछ रटते जा रहे हैं, नहीं, समझ कर कीजिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या है, देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो ये बात सही है, अब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच के मतलब कि कौन सी जगह होती है, ये जो है आपको पूरा एकदम एक एक करके जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी बस पहले इसको समझ लीजिए। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। क्यों? कारण क्या बोला है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्णता देती हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो है आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। ये आपका जो है कर्क रेखा होता है और यहाँ पे होता है मकर रेखा। और इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे सर के ऊपर पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये शीतोष्ण वाला क्षेत्र आ जाता है और ये जो है आप लोगों का कौन सा क्षेत्र होता है, ये जो है आपका शीत कटिबंध होता है। और यही जो है उत्तर ध्रुव वृत्त है और ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है और ये जो है उत्तर ध्रुव वृत्त है और ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। तो ये बात तो सही है। आप लोग अभी आप लोगों को मैं एक करके समझा देती हूँ। मैंने ये बता दिया कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये वह क्षेत्र है जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होती है। तापमान अधिक होने के कारण जो है यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास मतलब विषुवत वृत्त है ये, इसके आसपास के जो क्षेत्रों में है क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कर्क रेखा
और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो है कभी भी सूर्य की किरणें जो है सर के ऊपर नहीं होती, तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। लेकिन उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है ये उत्तरी शीत कटिबंध होता है, बहुत अधिक ठंड होती है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ये वाला जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और सूर्य की जो किरणें होती हैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, ठीक है, तिरछी हो जाती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही जो फैक्ट थे, मतलब कथन और कारण दोनों ही सही थे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जो है कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो है उष्ण कटिबंध होता है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उत्तरी शीतोष्ण, और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में उत्तरी शीत कटिबंध। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो होता है वो होता है दक्षिणी शीतोष्ण, और दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है इनसे आपको, जैसे विषुवत रेखा सबको पता है 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। वहीं पर उत्तर ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और वहीं पर जो है आपका जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है वो 66.5 दक्षिणी अक्षांश होता है। तो ये जो है फिगर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी किसी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो कथन और कारण दोनों सही थे और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो आप लोगों को जो है याद हो जाएंगे। नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो आप देने के लिए फ्री हैं। मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं वो मुझे पता चले, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए क्या है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले तो ये गलत बात है। हम सब लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये बात तो सही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी चक्कर। लेकिन क्या पूछा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्यों? तो आप लोगों को बता दूं कि जो सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर जो है चक्कर लगाता है, ठीक है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और वो अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। तो जब हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो जो सूर्य है वो पूर्व की ओर जो है उदय होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। यही कारण है कि पृथ्वी जो है सूर्य जो है सबसे पहले कहाँ पे, पूर्व में उदय होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार, ठीक है, देखिए सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री, नीलगिरी। हम सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो पार्ट है, महाराष्ट्र इधर है ना, महाराष्ट्र, दक्कन पठार यहीं पर पाया जाता है। तो दक्कन पठार जो है ये पश्चिमी घाट का जो है पार्ट है। पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है, सह्याद्री। याद रखिएगा पश्चिमी घाट का एक और नाम है सह्याद्री। तो दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, ये जो आपका 1 फरवरी का पेपर हुआ था ना, इसमें ये जो है मिसलेनियस, मतलब एक तरह से इसका जो है ऑप्शन ही उसमें नहीं था, गलत तरीके से ये क्वेश्चन ही आ गया था। इसमें से बोला है कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए, मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या, ये ग्रह दे रखा है और चंद्रमा की संख्या, तो आप मंगल पे जो है कितनी चंद्रमा की संख्या है, 2, ठीक है। डिमोस और फिबोस मैंने ये समझाया हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है। मंगल ग्रह पे चंद्रमा की संख्या 2 है, तो ये बात तो सही है। बृहस्पति पर 53 है। आप लोगों को बता दूं, जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें 53 दे रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है सही नहीं है। जो ये चंद्रमा की संख्या है, ये जो है ना घटती बढ़ती रहती है। तो याद रखिएगा, कभी भी इसका जो करंट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं हो, ये क्योंकि एनसीईआरटी की बुक कब छपी थी, ये तब का है, ठीक है। बृहस्पति की संख्या अब जो है चेंज हो चुकी है, ये 95 हो चुकी है, तो ये आंसर जो है ये तो सुमिलित नहीं है। यूरेनस की अगर मैं बात करूँ, तो जो यूरेनस है वो 28 है, ये लिख लीजिएगा। बृहस्पति की जो है वो, बृहस्पति पर चंद्रमा की जो संख्या है वो 53 है, यूरेनस पे 28 है। नेपच्यून की बात करूँ तो 13 नहीं है, 16 है।
शनि का भी याद रखिएगा, बहुत बार जो है पूछा जाता है शनि का। तो शनि पर जो है ये सबसे ज़्यादा जो है चंद्रमा की संख्या 146 हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कौन कौन सा सुमिलित नहीं है, ये तीनों जो है सुमिलित नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4 यही आप लोगों का जो है क्वेश्चन आया था, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से नहीं बनाया था, बस ये दे दिया था, तो इसमें ये तीनों ही दिया था। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए कई लोगों ने, तो क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये सही है। आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे दे रखा है। देखिए शनि पर, देखिए बृहस्पति पर चंद्रमा की संख्या 53 है, और यहाँ पे शनि की बात करूँ तो उस टाइम पे जो है 53 थी। और अगर हम बात करें यूरेनस की तो 84 है, नेपच्यून की बात करें तो 13 है। लेकिन ये सब संख्याएं जो है बदल चुकी हैं। इसका जो करंट होता है वो याद रखिएगा, क्योंकि ये बढ़ते घटते रहते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बहुत सारे क्वेश्चन जब भी मैं लेती हूँ तो इससे एक क्वेश्चन जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करें। ठीक है, 1 मिनट वेट। हाँ, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट। जो संगमरमर है ये कौन से शेल से बना हुआ है? तो संगमरमर जो है आपका कायंत्र शेल से। ठीक है, बलुआ पत्थर की अगर मैं बात करूँ तो ये अवसादी शेल से। कोयले की बात करूँ तो ये ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला पेट्रोलियम। ग्रेनाइट की बात करूँ तो ग्रेनाइट बेसाल्ट, ये आग्नेय शेल है। ठीक है, तो इसका जो है इस तरीके से होगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का जो है आपका 3rd। नेक्स्ट, हाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी सुमिलित करने के लिए स्थल रूप दे रखा है, घटक दे रखा है। ये भी जो है जो ज्योग्राफी है 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है, मतलब उससे आया है, और ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। देखिए तटबंध किससे इसका निर्माण होता है? पवन से? बिल्कुल भी नहीं, तटबंध का निर्माण पवन से नहीं होता, नदी से होता है। ठीक है, स्टैक की बात करें तो समुद्री तरंगों से, बिल्कुल ये सही है। छत्रक शैल नदी से? नहीं, छत्रक शैल का मैंने अभी कुछ एक से पहले जो एक सेट करवाया था उसमें बताया था पवन। ठीक है, हिमोज जो है हिमनद से। तो यहाँ पे बी और डी तो सही है। तो देखिए ऑप्शन का है 3rd ऑप्शन जो करेक्ट है। याद रखिएगा ये जरूर स्थल रूप आता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल है और शुष्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए उत्तरदायी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आप सब लोग जानते हैं कि जो लद्दाख है इसे जो मतलब कि ये यहाँ की जो जलवायु है ये शीतल और शुष्क है। इसे जो है ना ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्यों है ऐसा? अक्षांश के कारण, ऊंचाई के कारण, वायुदाब और पवनों के कारण, समुद्र से दूरी। तो सीधी सीधी बात है, ऊंचाई के कारण। ठीक है, यहाँ की जलवायु शुष्क और शीतल है, क्यों? ऊंचाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इस तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं अगर आप लोगों के लिए इस पर काम कर रही हूँ, मैं खुद इसमें कंटेंट जो है इस तरीके से रेडी करती हूँ, इस तरीके से बताती हूँ, तो मेन मेरा फोकस होता है कि जो अगला देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये तभी मुझे पता चलेगा जब आप अपना सजेशन आप लोगों का आए। जो भी कुछ हो आप लोग जो है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक सजेशन जो है मेरे लिए जो है आगे बढ़ने का मेरा एक वो है। तो मैं इसके लिए जो है मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो जो है किस तरीके से उनको चाहिए, क्या चाहिए, वो जो है बताएं और मैं उस तरीके से उस पर काम करूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्रिएटिव करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों का सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात, आप अगर जुड़े हैं तो पढ़ते रहिए। अगर आप लोग जो है सीरियस नहीं रहेंगे, अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना, तो सोचेंगे अगर पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं सीधी सीधी बात कहती हूँ कि CTET में अगर इतना आसान होता है ना, जो लोग बोलते हैं कि 20-25 दिन में, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो इतने बच्चे फेल नहीं होते। 1 लाख जो है, अगर 6 लाख 8 लाख बच्चे वो हो रहे हैं तो 1 लाख जो है पास हो रहे हैं। तो ये सोचिए कि क्या है इसका लेवल। ठीक है, इसका जो पेपर 2 है ना, 8% जो है हार्डली इसका जो है पिछली बार अगर देखा जाए तो 8% रिजल्ट गया था। क्यों भाई? तो इसको समझ लीजिए कि आपको बेसिक से पढ़ना जरूरी है। और मैं अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से जो है कंटेंट रेडी करूँ, पूरा हाईलाइटेड करके दूँ, जिससे कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपके माइंड में रहें। ठीक है, एक बार पढ़ें तो वो आपके माइंड में छप जाए। तो इस तरीके से मैं चीज़ें अगर बना रही हूँ तो इस पर जो है आप कोई कॉस्ट नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपके नियर मतलब आपके आसपास हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले सकते, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो आप किसी और की करेंगे तो इसी तरीके से जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। बिल्कुल, जहाँ का तापमान कम होता है तो वहाँ की वायु, इसका मतलब ठंडी है।
ठंडी क्षेत्र में वायु भारी होती है, वायु दाब मतलब उसका क्या होता है, वायु भारी होती है। तो ये दोनों बात सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में जो वायु है उसमें जो है वो भारी होती है। वहाँ पे कारण क्या है, उसमें जो है क्या पाया जाता है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। समाचार पत्र, ये जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जनसंपर्क का माध्यम है, सही बात है। रेडियो भी जनसंपर्क का माध्यम है। सेलुलर फोन, टेलीविज़न, तो इनमें से जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा तो क्या है, सेलुलर फोन। ठीक है, ये जो है आपका जनसंपर्क का माध्यम नहीं है, टेलीविज़न से जिसमें न्यूज़ के थ्रू जो है आप लोगों को चीज़ें पता ही चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो कहाँ नहीं पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो वनस्पतियां हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, ये मैं बार बार बताया है मैंने। ठीक है, तो देखिए यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में, बिल्कुल जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्रों में यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जो है क्या पाई जाती है, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है यहाँ पर भी पाई जाती है। जो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है ना, पूर्वी वाला पार्ट, वहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। देखिए अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल, ये दे रखा है आप लोगों का। इसमें से कौन सा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन जिनको तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ये हमारे पृथ्वी पर जो है असीमित है, सीमित नहीं असीमित, इनको तैयार होने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कौन सा है? देखिए अभ्रक, वन, तो वन जो है हम सब लोग जानते हैं क्या है, ये जो है असीमित है। प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये तो खनिज हुआ अनवीकरणीय तरह से। मृदा ये भी नवीकरणीय है, जल भी, क्योंकि इसकी जो मात्रा हमारी पृथ्वी पर जो है ये असीमित है और कहीं ना कहीं जो है, लेकिन इसका भी प्रयोग जैसे वन हुआ, इसका जो है हमें बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग जो है काटते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है क्या होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है इसको तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिसको तैयार होने में हजारों वर्षों साल, लाखों साल लग जाते हैं, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन बहुत ही ईजी पूछा आप लोगों से, वन, मृदा, जल, तो बी डी ई कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 13, मृदा में विचरण और गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? विचरण और गठन में, जो मृदा के तैयार होने में, उसको गठन करने में कौन से कारण मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टानें बिल्कुल, स्थलाकृति नहीं निभाते हैं, जलवायु संबंधी कारक भी नहीं, समय। तो मृदा को तैयार होने में जो एक टाइम और जो चट्टान है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए और डी जो है आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, नहीं सॉरी, ए और सी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का सॉरी समय भी नहीं, जलवायु संबंधी कारक बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा आंसर, एक मिनट, हाँ, ए और सी। स्थलाकृति और समय का कोई नहीं है। समय जो मृदा का जो गठन है इसमें जो है जो चट्टानें हैं और जलवायु संबंधी कारक, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग अलग है, तो ये जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मृदा के गठन में। तो ए और सी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समय नहीं। तो यहाँ पे जो है समय की अगर बात आता है ना, तो अनवीकरणीय संसाधन जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो कोई भी जो अनवीकरणीय, जैसे कि अगर आपका प्राकृतिक गैस हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, तो इनको तैयार होने में ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो इनको टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको तैयार होने में जो लाखों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पे मृदा के विचरण और गठन की बात की गई, तो इसमें चट्टान और जलवायु संबंधी कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ए और सी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने आज 13 क्वेश्चन करवाए, ये आप जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को अब लर्न हो गए होंगे, इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं ऐसे ही आप लोगों का ना PYQ तैयार हो रहा है। आपकी हिस्ट्री का भी, आपकी हिस्ट्री की जो क्लास 7th की क्लास चल रही थी, क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही थी, अब इसमें चैप्टर 4 जो है स्टार्ट होने वाला है, वो आप लोगों को मैं करवाऊंगी। लेकिन साथ ही जो क्लास 6 की हिस्ट्री का मैं चैप्टर वाइज जो आप लोगों को जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसमें मैंने 4, 5, 6 चैप्टर जो है शुरू किया था, इसका एक पार्ट और है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को अभी जो है बहुत जल्दी CDP के 5 मिनट शॉर्ट जो है स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपके जो शॉर्ट टॉपिक है वो जो है आप लोगों को करवाऊंगी। जैसे कि आप लोगों का क्या, जैसे कि जो आप लोगों का आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, इससे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। ठीक है, उपचारात्मक और निदानात्मक जो आकलन है ये क्या है,
इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका जो असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग, इनको 5-5 मिनट में हम कवर करेंगे। जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, जैसे कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इसको आप इजीली अपने माइंड में कैसे रख सकते हैं, पूरा ट्रिक्स के साथ जो है बताने वाली हूँ। तो 5 मिनट शॉर्ट मत देखना भूलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लासेस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर लगता है ये हेल्पफुल है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।